नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगतिशील किसानों से संवाद। ऋषिकेश के IDPL में आयोजित किया गया कार्यक्रम। लखपति दीदी योजना, महिलाओं को दिया जाएगा 5 लाख का लोन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कराने के निर्देश। नवाचारों के लिए 10 साल का स्पष्ट प्लान तैयार करने की बात कही। CM बोले, प्रत्येक जनपद में बनाया जाए छात्रों के लिए आवासीय हॉस्टल। पहलगाम आतंकी हमले से उपजे तनाव के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज। 7 मई को 244 जिलों में होगा सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल। देहरादून में 5 स्थानों पर बजेगा सायरन। उत्तराखंड के 13 डाइटों का हुआ कोटिकरण। शिक्षकों को सुगम और दुर्गम में विभाजित किया जाता है। डाइटों से प्राचार्य की नियुक्ति शासन स्तर पर होती है। और प्रदेश के उत्तरकाशी समेत 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आपदा प्रबंधन सचिव ने मशीन और मैन पावर तैयार रखने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ऋषिकेश IDPL ग्राउंड ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम्य विकास, उद्यान एवं कृषि विभाग के स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी एवं प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद किया। लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लाखों महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाई जाएगी। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 5 लाख का लोन दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, नाबार्ड एवं अन्य रेखीय विभाग के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार लोकल उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। आने वाले समय में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में प्रदेश के अंदर एक बूम आएगा। और जो पलायन है, जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब युवाओं को यहीं पर उसकी मेहनत का सही पैसा मिलेगा तो युवक खेती की ओर मैंने देखा आ रहा है। जो लोग, क्योंकि आज हमारा जो मिलेट्स है, जो पहले गरीबों की थाली का भोजन था, आज अमीरों की थाली का भोजन बन गया है, जिसको मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप गेहूं मत खाइए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो व्यक्ति मडुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में बच्चों को पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर भी कार्य करने की बात कही। साथ ही बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। प्रदेश के 13 जनपदों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का कोटिकरण कर दिया गया है। उत्तराखंड में डाइट से शिक्षकों को सुगम और दुर्गम जनपदों में विभाजित किया जाता है। इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार डाइटों का कोटिकरण कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के
शासनादेश के तहत प्राचार्य के पद पर नियुक्ति शासन या विभाग अध्यक्ष स्तर पर होती है तो उसके लिए 13 जनपदों में से कुछ को दुर्गम और कुछ को सुगम श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बाकी सभी कार्मिकों, टीचर्स और स्टाफ की तैनाती जनपद स्तर की तैनाती मानी जाती है। झन्ना ने बताया कि कुछ समय पहले एक कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के सभी डायट्स को टीचर्स और अन्य कार्मिकों के सुगम और डायट्स के प्राचार्य पद के लिए 13 जनपदों में सुगम और दुर्गम श्रेणी निर्धारित की गई है। हमारे जो 13 जनपदों में 13 डाइट्स हैं उनके कोटिकरण का विषय आया था बीच में, तो इनका कोटिकरण जो है वो शासन के आदेश के अनुसार कर दिया गया है। जो शासनादेश है कार्मिक विभाग का, उसके अनुसार जो प्राचार्य का पद है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है वो शासन स्तर से होती है या विभागाध्यक्ष स्तर से होती है, तो उसके लिए हमारे 13 जनपदों में से कुछ जनपदों को दुर्गम और कुछ को सुगम श्रेणी में रखा गया है। लेकिन चूंकि जो बाकी कार्मिक है, हमारे जो टीचर्स हैं या जो बाकी स्टाफ हैं, उनकी तैनाती जनपद स्तर की तैनाती मानी जाती है, तो उनकी तैनाती के लिए जो 13 जनपदों की 13 डाइट्स हैं उन सबको सुगम में माना गया है। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा 8 मई तक उत्तरकाशी सहित 11 जनपदों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जनपदों के साथ मीटिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर रास्ता बंद होने की संभावना हो वहां पर पहले से ही मशीन और मैन पावर को तैयार रखा जाए ताकि त्वरित गति से कार्य किया जा सके। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, जबकि भारतीय सेना जवान बर्फ काटकर हेमकुंड साहिब में रास्ता बनाने के काम में जुटे हुए हैं। आगामी 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। आज और कल दोनों दिन ही हिली एरियाज में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तो इसमें देखें कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन 3 में अगर आज बात करें तो एका दुक्का जगहों में इनमें हैवी रेन की भी, भारी वर्षा की भी आज संभावना है। और कल 7 तारीख को देखेंगे तो जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उनमें एका दुक्का जगहों में कल भी जो है भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ साथ हिली एरियाज में पूरे ही बात करें तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके दौरान जो है इंटेंस स्पेल जो है थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाना या फिर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। अलर्ट आया है कल, उसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड के जनपदों में 8 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उसमें कई जनपदों में बरसात है और जनपद उत्तरकाशी के लिए अलर्ट आया है। रेड अलर्ट जब आता है तो बहुत अधिक बरसात होती है उन जनपदों में, और जब जाहिर सी बात है बरसात होगी तो लैंडस्लाइड होगा, रास्ता बंद होगा, निचले वाले इलाकों में पानी भरेगा और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने कल बैठक की है सभी जनपदों के साथ में, उनसे तैयारी के बारे में जाना गया है और ये कहा गया है कि जहाँ भी रास्ता बंद होने की संभावना हो वहाँ पर मशीन पहले से तैनात रखें, मैन पावर रखें, ताकि रास्ता बंद होने पर हम त्वरित गति से रास्ते को खोल दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा है। देश भर के 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है। ये ड्रिल नागरिकों को सुरक्षा उपायों, निकासी प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित होगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके लिए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है। 7 मई को देहरादून के टाउन एरिया में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए साइरन वाले 5 स्थानों धारा चौकी, ब्लाइंड स्कूल, राजपुर रोड, लखीबाग पुलिस स्टेशन, डीएम कलेक्ट्रेट कार्यालय और आराघर पुलिस स्टेशन को चिन्हित किया गया है। 9 साइरन्स हैं और उन सभी साइरन्स का उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसे ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो यहाँ से
जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस। तो सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली IRS के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाए। जनपद चमोली में स्थित जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का राज्य मंत्री बलवीर घुनियाल, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति ने स्थलीय निरीक्षण कर काश्तकारों की समस्याओं की जानकारी ली। चमोली स्थित इस संस्थान का उद्देश्य उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित जड़ी बूटियों पर शोध कर छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करना है। जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बलवीर घुनियाल ने कहा कि सरकार लगातार काश्तकारों के हितों के लिए काम कर रही है। काश्तकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही संस्थान में स्थायी निदेशक की तैनाती करने का आश्वासन भी दिया। क्योंकि जनपद चमोली का जो ये जड़ी बूटी का संस्थान हमारा है, ये थोड़ा सा वीरान हो गया था, तो आज पहली बैठक हमारी हुई है, किसानों से वार्ता हुई है और यहाँ के किसानों को जड़ी बूटी और रोजगार से जोड़ेंगे और यहाँ के लोगों का रोजगार, यहाँ का पलायन कैसे रुक सके, जड़ी बूटी से उनको कैसे जोड़ा जाए, यहाँ के पर्यटन को जड़ी बूटी से कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। दशौली के काश्तकार भगत सिंह बिष्ट ने कहा कि संस्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने के साथ ही यहाँ पर स्थायी रूप से निदेशक की तैनाती की जानी चाहिए। यहाँ के निदेशक हैं, पूर्ण रूपेण निदेशक आज तक यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई है और पिछले 4 सालों से तो यहाँ पे जो हमारे सेलाकोई में जो बैठते हैं, जो सघन पातप में जो डायरेक्टर का कार्यभार देख रहे हैं, वही यहाँ का भी कार्यभार देख रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि जो एशिया लेवल का संस्थान था उसकी आज क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये आज एक अंतिम सांसें गिर रहा है और क्षेत्र के लोगों ने जो अपने खेती की जो भूमि है इस संस्थान को इस उद्देश्य से दी थी कि इससे हमारे नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन आज वो सपना हमारा चूर चूर हो गया है। जड़ी बूटी काश्तकार गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि संस्थान में वैज्ञानिकों के साथ ही निदेशक की तैनाती न होने के कारण संस्थान का संचालन सही रूप से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान में निदेशक और वैज्ञानिकों की जल्द तैनाती की जानी चाहिए। की समस्त जनता की मुख्य मांग है कि जड़ी बूटी शोध संस्थान में यहाँ पर नियुक्त निदेशक की नियुक्ति हो। संस्थान साथ ही अपनी नियमावली के अंतर्गत पूर्ण स्वरूप में 5 संकाय में विकसित हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और ज़्यादा न कहते हुए यहाँ पर ग्राम खल्ला और मंडल के द्वारा संस्थान को अपनी कृषि युक्त उपजाऊ भूमि 500 नाली दी गई है। उस भूमि जो बंजर स्थिति में है उस पर हर वर्ष विकसित रूप में विकसित हो, साथ ही जड़ी बूटी का पूर्ण विकास मूल स्वरूप में किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फीस ज्यादा है बेटा। याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सागर की तपोभूमि चमोली जिले के ग्राम पंचायत सागर में आराध्या देवी मां चंडिका की बनियाद का लोक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 7 माह की दीवारा यात्रा भ्रमण के बाद सकलेश्वर महादेव व माता चंडिका के मंदिर के पास बनियाद श्रीमद् भगवत महापुराण व महायज्ञ का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। वहीं दीवारा यात्रा समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह का कहना है कि इस 7 माह की दीवारा यात्रा में हमें सभी स्थानों के भक्तों का अपार सहयोग मिला है। वहीं जिन भक्तों ने माता चंडिका बनियाद का आशीर्वाद नहीं लिया है वो यहाँ जरूर आए। ये तो 7 महीने का दीवारा जो है समापन होने वाला है, 3 दिन बाकी रह गए हैं और इस यात्रा में हमें जो है सभी लोगों ने तन मन धन से जो है पूरा सहयोग दिया है और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है अभी भी 3 दिन की यात्रा है, जो भी
श्रद्धालु जो भी भगत अभी तक हमारे इस क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रांगण में नहीं पहुंचे, वो जो है अपना यहाँ आके माँ भगवती का जो है प्रसाद ग्रहण करके जरूर प्रसाद ले जाएं यहाँ से। इस दिवारा यात्रा को संपन्न कराने में सबसे बड़ी भूमिका ब्रह्मगुरु हरिवल्लभ सती की रही। 7 माह तक दिवारा यात्रा को अनवरत रूप से चलने के बाद बनियात कार्यक्रम भी अब संपन्न होने जा रहा है। ब्रह्मगुरु हरिवल्लभ सती का कहना है कि इस दिवारा यात्रा को संपन्न करने में ग्रामीणों का बहुत बड़ी भूमिका है। यह मौका दोबारा नहीं मिलता। जिन भक्तों ने अभी तक भगवती चंडिका के दर्शन नहीं किए, वो इन दिनों अवश्य करें। इतना भव्य कार्यक्रम है, इन लोगों की मेहनत का फल है। इन्होंने जी जान से इस नगर वालों ने, सगर वालों ने अपना जो कार्य किया है। आज जो है भगवती बाहर यात्रा घूम करके अपने जो है ब्रह्मतोली में आ गई है। ब्रह्म का मतलब था अहम ब्रह्मोस्मि, भगवती कहते मैं ही ब्रह्म हूँ, और तोली का मतलब समतल भूमि। उस क्षेत्र में 9 दिन का जो हवन पूजन पाठ होगा। अब 2-3 दिन अब शेष रह गए हैं। 8 तारीख को भगवती जो है संपूर्ण गर्भगृह में चले जाएगी। सभी भक्तों को आशीर्वाद दी। मैं प्रार्थना करता हूँ समस्त जनता से, जो भी अभी सुन रहे हैं, आप कृपया करके जो है ये मौका न गंवाएं। भगवती का आशीर्वाद और प्रसाद दे करके जाएं। ये हमारे बहुत कम ऐसा समय मिलता है। अन्य पूजाएं तो रोज होती रहती है। ये 100 साल बाद, कई युग बाद किसी पर ही इतना बड़ा महायज्ञ करने का हिम्मत हर किसी को नहीं हो सकता, जो इन लोगों ने किया है। माता चंडिका के बनियात के दौरान महायज्ञ व श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। भागवताचार्य प्रकाश चंद्र सती का कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति प्रदान करने वाला है, वह सबको शक्ति व सद्विचार देने वाला होता है, इसलिए इस महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् देवी भागवत का मत ये है कि देवारा तो चल ही रहा है, 9 महीने तो चल ही रहा है, पर ये लास्ट में जो है पूर्णावती जो नवयज्ञ किया जाता है, ये भगवती का जो नवयज्ञ होता है, ये भगवती का जो है भोजन होता है। जो यज्ञ होता है भगवान को भोजन दिया जाता है, देवताओं को भोजन होता है वो। और ये नवहा जो ये श्रीमद् देवी भागवत होता है, ये भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ये भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति देने वाली है और शक्ति देने वाली भी वही माता है। और वाकवाणी सरस्वती भी वही माता है। तो इसीलिए जो है ये सारे गांव जो है श्रद्धा भक्ति से जो है ये नवयज्ञ होता है, तो इनके घर में जब शांति मिले। माँ भगवती का सबसे मूल निचोड़ यही है कि सबके घर में शांति रहे। क्षेत्र की आराध्य देवी चंडिका माता की दिवारा यात्रा में भक्ति का सागर उमड़ रहा है। वहीं बनियात कार्यक्रम में भगवती का आशीर्वाद लेने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, जिसमें भक्तों के लिए भंडारे, प्रसाद व माता की भेंट का इंतजाम किया गया है। वहीं भंडारा रक्षक आनंद सिंह का कहना है कि दिवारा यात्रा में उनके द्वारा 7 माह तक माता के भंडारे को संभाला गया है। ऐसा लगता है कि माता ने खुद उनको ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। भंडारे में हम और मैं 9 महीने ब्रह्मगुरु जमा सती जी है, उनके साथ भी हमने यात्रा की भगवती के साथ। ये ब्रह्मगुरु ने हमको बहुत कुछ सिखाया उसमें। उसके बाद हमारी ड्यूटी जो है यहाँ भंडारे में माँ भगवती की चढ़ने लगी। उस भंडारे में, इस भंडारे में जो आपको सहयोग कर रहे कई लोग हैं। इस भंडारे में आपको जो भी हमारे भक्त आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, और उनके प्रसाद भी देते हैं हम लोग। लगातार हो रही बारिश से जहां गर्मी के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन पहाड़ों के किसानों की फसलों को अच्छा खासा नुकसान भी हो गया है। नैनीताल जनपद के पहाड़ी इलाकों में आड़ू, खुमानी, सेब व सब्जियों की खेती को बारिश व ओलों से भारी नुकसान हुआ है। भीमताल के किसान अपनी फसलों को देखकर परेशान हैं। उनकी फसलों को बरसात और ओलों से बहुत नुकसान हो गया है। मौसम ने जो करवट हमारे उत्तराखंड में बदली, इससे जो है किसान काफ़ी नुकसान में है, क्योंकि अगर हल्की बूंदाबांदी होती तो यह फसलों के लिए लाभदायक थी। तो इस बीच जो छोटे पौधे थे, हमारे जो फल के वृक्ष थे, उनको भारी नुकसान इस ओलावृष्टि और बारिश से हुआ है। तो ऐसे में किसान मजबूर है, क्या वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा। कल जो बारिशें हुई है, ओलावृष्टि हुई है, हमारी फसलों को बहुत भारी नुकसान हो गया है। मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, आलू है, सारी फसलों को हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
बारिश, आंधी तूफान के साथ आए ओलों से पहाड़ की खेती को भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद द्वारा किसानों के हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है ताकि उन्हें फौरी तौर पर मदद की जा सके। इस पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर ने बताया कि वो मंडी की तरफ से किसानों को हुए नुकसान पर मदद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं समझता हूँ कि कृषि विभाग के अधिकारी इसका आकलन कर रहे हैं और मंडी की ओर से भी कितनी राहत पहुँच सकती है, क्योंकि हमारा एक बड़ा वर्ग किसानों से भी जुड़ा हुआ है और मैं कल ही अपने अधिकारियों को भेजूंगा कि भाई थोड़ा बहुत मंडी की ओर से कितनी फौरी राहत दे सके। और इस मामले में मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि उन्होंने कहा है कि किसान जो कृषि के अधिकारी हैं वो तुरंत जाएँ और किस प्रकार अधिकतम मुआवजा किसानों को मिल सके, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण नहीं होता और हम लोग तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि भाई किसान को कभी नुकसान ना हो। और मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में जो भी फसल का नुकसान हुआ है इस पर मंडी भी सहयोग करेगी कृषि विभाग का और हम पूरी तरह इसका सर्वे कराकर जो भी मदद हो पाएगी वो करेंगे। नगर निगम अल्मोड़ा में मोहन उप्रेती शोध समिति और यूकॉस्ट उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए 5 दिवसीय ऐपण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मोहन उप्रेती लोक कला एवं शोध समिति की संरक्षक मीरा जोशी ने समूह की महिलाओं को लोक कलायपन का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक और मांगलिक कार्यों के अवसरों पर बनाई जाने वाली चौकियों, द्वार लेखन, साड़ी और दुपट्टों में पारंपरिक लोक कला निर्माण की जानकारी दी। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर निगम अल्मोड़ा की प्रबंधक शांता गुरु रानी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हमारी विलुप्त होती संस्कृति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलायपन का प्रशिक्षण दिया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 5 दिन का ऐपण का प्रशिक्षण दिया गया। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो हमारी कुमाऊनी कल्चर जो विलुप्त हो रहा है, एक तो उसको उजागर करना है, दूसरा महिलाएं इसको अपना रोजगार का जरिया भी बना सकती हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अब बाजार में आकर के लक्ष्मी के पैर और शिव पीठ और लक्ष्मी पीठ वगैरह कई चीज़ें जो बनाते हैं वॉल हैंगिंग के रूप में बन रहे हैं। उसके अलावा साड़ियों में, दुपट्टे में भी इसका पेंट किया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट इसकी है, तो ताकि महिलाएं हमारा इससे अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन सके। मोहन उप्रेती लोक कला विज्ञान एवं शोध समिति की संयोजक नमिता टमटा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने अपेक्षा की कि भविष्य में महिलाएं लोक कला की विधा को अपनाकर रोजगार साधन बनाएगी। में लगभग नगर निगम की 20 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमारा मोटिव ये है कि हम कैसे महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ जोड़ सकते हैं और ऐपण से कैसे ये सफलतापूर्वक धन अर्जित कर सकती है। इस कार्यक्रम में हमारी प्रशिक्षिका मीरा जोशी मैम ने इनको 5 दिन तक का बहुत अच्छे से ऐपण सिखाया। कार्यशाला प्रशिक्षक मीरा जोशी ने कहा कि महिलाओं को उन्होंने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान पारंपरिक लोक कला की सभी विधाओं का प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि लोक कला रोजगार का साधन भी बनते जा रहे हैं। जो पारंपरिक लोक कला है वो उसका ही प्रचार प्रसार हो रहा है आजकल, तो इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर मोहन उप्रेती लोक कला शोध संस्था में सिखा रही हूँ। ये हमारी पारंपरिक लोक कला है। इसमें धार्मिक, अनुष्ठानिक और मांगलिक कर्मकांड के यंत्र सिखाए जाते हैं। ऐपण प्रशिक्षण में प्रतिभागी हेमा वर्मा और दीपा गोस्वामी ने कहा कि हमें प्रशिक्षण कार्यशाला में लोक कला की सभी विधाओं पर प्रशिक्षण दिया गया है। इसे हम भविष्य में रोजगार के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यहाँ पे ऐपण विधा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण हमारी लोक परंपरा को संवर्धित करने के लिए, साथ ही हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु ये इनका सराहनीय कार्य है। और इसमें हमारी जो प्रशिक्षक हैं वो श्रीमती मीरा जोशी जी हैं और ये इनका सराहनीय कार्य है और इससे हमारी लोक परंपरा तो समृद्ध होगी ही, साथ में हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। हल्द्वानी शहर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। काठगोदाम थाना क्षेत्र के
कॉलटेक्स इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में काठगोदाम थाना प्रभारी दीपक बिष्ट ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब 2 युवक तेज रफ्तार बाइक से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। कॉलटेक्स के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक फैक्ट्री में कार्यरत थे और ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं विगत दिनों ओखलकांडा ब्लॉक के पटरानी गांव हादसे के घायलों से मिलने के लिए सांसद अजय भट्ट सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। श्री भट्ट ने कहा कि घायलों को उपचार के साथ ही हर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएमएस को दिए। इस दौरान श्री भट्ट ने मृतक एवं दुर्घटना में घायल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वो सभी ठीक हैं और खतरे से बाहर। एकाध छोटी की सर्जरी होगी जिसको डॉक्टर ने बताया कि ये इसमें कोई खतरा भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। और कुछ समय के बाद छुट्टी भी दे दी। पूरी तरह से मैंने हर पेशेंट से पूछा, दवाई और चिकित्सकों द्वारा इलाज तो सब संतुष्ट हैं। सबने कहा कि आपको भोजन से लेकर दवा तक यहाँ से निःशुल्क मिल रही है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर से का व्यवहार अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है और जो हम सबको छोड़ के गए हैं उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। जो हुआ बहुत दुखद हुआ है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, इस समय एक अप्रत्याशित मंदी का सामना कर रहा है। जहां हर साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यहां लाखों सैलानी उमड़ते हैं, वहीं इस साल पर्यटकों की संख्या में करीब 20 से लेकर 30% तक की गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों, होटल मालिकों और पर्यटन विभाग के अनुसार इस गिरावट के पीछे कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले और कैंपटी फॉल में जल उफान जैसी प्राकृतिक घटनाएं प्रमुख हैं। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव पूरे हिमालयी क्षेत्र के पर्यटन पर पड़ता है, खासकर जब सुरक्षा को लेकर अफवाहें और डर का वातावरण हो। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से आने वाले सैलानियों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल की हैं। बेमौसम की जो बारिश हुई है 3 तारीख और 4 तारीख को, उसके कारण कुछ बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। आगे जो पर्यटक जिस रूप से आता है, जिस रूप से बुकिंग्स आती है, मई का महीना हमारा सीजन मंथ है, बुकिंग्स में गिरावट आई है, कुछ कैंसलेशंस भी आई है। थोड़ी चिंता की बात है ये। और निश्चित रूप से जो कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में जो है, उसका भी कुछ ना कुछ हमको असर देखने को मिला है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि पिछले साल मई के पहले हफ्ते में उत्तराखंड के होटल में 80% ऑक्यूपेंसी थी। इस बार 20 से 30% की गिरावट दर्ज की जा रही है। कई पर्यटकों ने एडवांस में की गई बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया है। खाली मसूरी नहीं, पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिन से कुछ जो जैसे मई के हिसाब से जो बुकिंग आनी चाहिए थी उस हिसाब से बुकिंग कम आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस है, लेकिन जो गर्मियों के मौसम में बुकिंग आनी चाहिए उसका उस हिसाब से बुकिंग कम है। उसका रुझान भी आगे की बुकिंग्स का थोड़ा कम नज़र आ रहा है। चाहे वो चारधाम यात्रा रूट पे ले लें, चाहे हरिद्वार में ले लें, चाहे जिम कॉर्बेट में ले लें, चाहे मसूरी दे लें या धनौल्टी, जितने प्रमुख पर्यटन स्थल हैं इनमें जैसे मई के महीने में एक ऑक्यूपेंसी मिलनी चाहिए होटल्स में, उससे औसतन थोड़ी कम है। वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15-20% का फ़र्क पड़ा हुआ है डेफिनेटली। और जो एक हल्का सा चिंता का विषय वो ये है कि आगे की बुकिंग भी थोड़ी स्लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्लो है, लेकिन जैसा अनुमान लगाया जाता है मई के महीने में और जून के महीने में जो हमारे बिल्कुल पीक पर्यटन का सीज़न होता है, उस हिसाब से थोड़ा रुझान कम है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।